जल संरक्षण में राजस्थान की बड़ी उपलब्धि। नई दिल्ली में आयोजित छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी को जल संचय जन भागीदारी श्रेणी में सम्मानित किया जाना राजस्थान के जल संरक्षण प्रयासों की बड़ी उपलब्धि है। ये पुरस्कार न केवल बाड़मेर जिले की कार्यशैली का सम्मान है, बल्कि पूरे राज्य में जल प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी के सफल मॉडल की पहचान है। राजस्थान जैसे मरुस्थलीय राज्य में पानी की कमी हमेशा से बड़ी चुनौती रही है। इस चुनौती का सामना करने के लिए बाड़मेर प्रशासन ने पिछले कुछ वर्षों में अनेक नवोन्मेषी कदम उठाए, जैसे परंपरागत तालाबों का पुनर्जीवन, गांव स्तर पर वर्षा जल संचयन संरचनाएं, चेक डैम निर्माण और जन सहभागिता आधारित जल प्रबंधन को बढ़ावा देना। टीना डाबी के नेतृत्व में जिले में कैच द रेन अभियान के तहत हजारों जल संरचनाएं विकसित की गईं, जिससे भूजल स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ। ग्रामीणों को जल संरक्षण की तकनीक सिखाने, पंचायतों को सक्रिय करने और CSR फंडिंग को जोड़ने जैसे प्रयासों ने इन पहलों को व्यापक सफलता दिलाई। राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान इस बात का संकेत है कि सही दिशा और योजनाबद्ध प्रयासों से राजस्थान जैसे पानी से जूझते प्रदेश में भी जल आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए जा सकते हैं। पुरस्कार मिलने के बाद जिले में उत्साह का माहौल है और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में बाड़मेर का ये मॉडल अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणादायक बनेगा। किसानों के लिए 2600 करोड़ का राहत पैकेज। राजस्थान सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों की मदद के लिए 2600 करोड़ रुपए के बड़े राहत पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। ये पैकेज विशेष रूप से खरीफ सीजन में आई बाढ़ एवं अत्यधिक बारिश के कारण फसल नुकसान झेलने वाले किसानों की भरपाई के उद्देश्य से तैयार किया गया है। कुल 7.63 लाख किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी के रूप में राहत दी जाएगी। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में DBT मोड से भेजी जाएगी, जिससे किसान आगामी रबी सीजन की बुवाई और कृषि कार्यों को फिर से सुचारू कर सकें। राजस्थान के कई जिलों में इस वर्ष भारी बारिश से खेतों में पानी भर गया, जिससे मूंगफली, बाजरा, कपास, मूंग, ग्वार और तिलहन जैसी महत्वपूर्ण फसलें बुरी तरह प्रभावित हुईं। किसानों ने उत्पादन लागत तो लगा दी, लेकिन कटाई योग्य फसल नहीं मिल सकी। सरकार की इस मदद को किसानों ने बड़ी राहत के रूप में देखा है। राज्य सरकार का कहना है कि यह पैकेज न केवल तुरंत राहत देगा, बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में भी मदद करेगा। इसके साथ ही सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई एवं जल निकासी प्रणालियों को मजबूत करने का भी निर्णय लिया है, ताकि भविष्य में ऐसे नुकसान कम हों। यह राहत पैकेज ऐसे समय में आया है जब किसान प्राकृतिक आपदा की मार से आर्थिक दबाव झेल रहे थे। अब उम्मीद है कि यह सहायता उन्हें फिर से खेती में मजबूती से खड़ा होने में सहायक सिद्ध होगी। PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इस अवसर पर वे राजस्थान के 66.62 लाख किसानों के खातों में कुल 1332.40 करोड़ रुपए स्थानांतरित करेंगे। यह योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक मजबूती को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी, जिसके तहत हर पात्र किसान को साल में 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। यह राशि किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक और अन्य कृषि इनपुट की खरीद में मदद करती है। राजस्थान के लिए यह किस्त विशेष मायने रखती है, क्योंकि राज्य में किसानों की बड़ी संख्या इस योजना से लाभान्वित होती है। इस बार कई जिलों में मौसम संबंधी चुनौतियों और बाढ़ से फसल नुकसान की खबरों के बीच यह आर्थिक सहायता किसानों के लिए राहत की तरह है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत भुगतान प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए eKYC, आधार सीडिंग और बैंक सत्यापन को अनिवार्य किया गया है। इससे फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगी है और वास्तविक किसानों को ही राशि मिल रही है। नवीनतम किस्त जारी होने के साथ ही राजस्थान में अब तक किसानों को इस योजना के माध्यम से हजारों करोड़ की सहायता मिल चुकी है।
इस योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह बढ़ाने और किसानों के आर्थिक बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसान संगठनों का कहना है कि यह किस्त खेती के महत्वपूर्ण समय पर मिलने से किसानों की तैयारी सुचारू रहती है और उन्हें बाजार में बढ़ती लागत से कुछ राहत मिलती है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद राजस्थान के जोधपुर में सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। शहर के प्रमुख स्थानों जैसे सर्किट हाउस, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, भीड़भाड़ वाले बाजार तथा पर्यटक स्थलों पर गहन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस, एसओजी और एटीएस की संयुक्त टीमें संवेदनशील इलाकों में लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं। होटलों, गेस्ट हाउसों और किराए के मकानों में ठहरे बाहरी लोगों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया तेज कर दी गई है। राजस्थान और दिल्ली का क्षेत्रीय तालमेल सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। दिल्ली की घटना के बाद राज्य सरकार ने तुरंत सीमा क्षेत्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया। विशेष रूप से जैसलमेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस अलर्ट का उद्देश्य आम जनता को सुरक्षित रखना और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोकना है। इसके अलावा रेलवे और एयरपोर्ट सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। जोधपुर जैसे शहर, जहां पर्यटन और सरकारी कार्यक्रमों की आवक अधिक रहती है, वहां सुरक्षा का दायरा विस्तृत किया गया है। शहर में सीसीटीवी निगरानी, पेट्रोलिंग और नाकाबंदी को बढ़ाया गया है। इस हाई अलर्ट के बीच प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। अभी तक किसी प्रकार के खतरे की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल अधीक्षकों का इस्तीफा। जयपुर स्थित एसएमएस मेडिकल कॉलेज में निजी प्रैक्टिस पर रोक के फैसले के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कॉलेज के सभी प्रिंसिपल अधीक्षकों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। चिकित्सकों का कहना है कि उनके वेतन एवं सेवा शर्तें निजी प्रैक्टिस पर पूरी तरह निर्भर रही हैं। लंबे समय से डॉक्टर अपनी पगार बढ़ाने और भत्तों के मुद्दे पर सरकार से बातचीत कर रहे थे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। ऐसे में प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाने से उनकी आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर पड़ेगा। इस निर्णय के खिलाफ मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों में आक्रोश फैल गया है। इस्तीफे की घोषणा के बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल तेज हो गई है और सरकार स्थिति को संभालने में जुट गई है। राज्य सरकार का कहना है कि सरकारी चिकित्सकों का पूरा ध्यान मरीजों पर केंद्रित होना चाहिए और प्राइवेट प्रैक्टिस से कई बार सेवा व्यवस्था प्रभावित होती है। लेकिन डॉक्टरों का तर्क है कि बिना वेतन संरचना में सुधार किए ऐसा निर्णय उचित नहीं है। इस विवाद का असर चिकित्सा सेवाओं पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सरकार ने भरोसा दिलाया है कि मरीजों की सेवाएं किसी भी हालत में बाधित नहीं होने दी जाएंगी। मेडिकल जगत के विशेषज्ञों का मानना है कि ये मुद्दा बातचीत और समन्वय से ही हल हो सकता है, क्योंकि राज्य में स्वास्थ्य ढांचा पहले से ही दबाव में है और डॉक्टरों का मनोबल गिरना स्थिति को। टोंक में निर्माणाधीन मकान का छज्जा ढह गया। टोंक जिले के धिकुलिया क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान का छज्जा अचानक गिर जाने से बड़ा हादसा हो गया। घटना के दौरान 3-4 लोग घायल हो गए, जिनमें एक की स्थिति गंभीर बताई गई। स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और बाद में जिला प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। प्राथमिक जांच से पता चला कि निर्माण कार्य में मानकों का पालन नहीं किया गया था। सामग्री की गुणवत्ता कमजोर होने और समर्थन ढांचे में गलती होना संभावित कारणों में शामिल है। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि क्षेत्र में निर्माण कार्य अक्सर बिना तकनीकी निरीक्षण या सुरक्षा मानकों के संचालित होते हैं, जिससे ऐसे हादसे बढ़ रहे हैं। जिला प्रशासन ने संबंधित ठेकेदार व मकान मालिक से स्पष्टीकरण मांगा है और तकनीकी जांच समिति गठित की है। समिति यह पता लगाएगी कि निर्माण कार्य किस अनुमति के तहत और किन इंजीनियरों की निगरानी में हो रहा था। यह हादसा एक बार फिर निर्माण सुरक्षा के मुद्दे को उजागर करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ते शहरीकरण में गुणवत्ता नियंत्रण और सेफ्टी चेक को अनिवार्य किए बिना ऐसे हादसों पर रोक लगाना मुश्किल है। फिलहाल प्रशासन ने क्षेत्र में चल रहे अन्य निर्माणों की जांच के आदेश दिए हैं। गैडीसर झील संरक्षण पर हाईकोर्ट का निर्देश। राजस्थान हाईकोर्ट ने जैसलमेर की ऐतिहासिक गैडीसर झील के संरक्षण को लेकर
राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 14वीं शताब्दी में महारावल गढ़सी सिंह द्वारा निर्मित ये झील आज जल संकट, सीवरेज प्रदूषण और अनियंत्रित निर्माण गतिविधियों से खतरे में है। स्थानीय पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अदालत में याचिका दायर कर कहा कि झील का प्राकृतिक जल ग्रहण क्षेत्र लगातार नष्ट हो रहा है और अवैध अतिक्रमण झील की संरचना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार, नगर परिषद और पर्यटन विभाग को कड़े निर्देश दिए कि वह झील की वर्तमान स्थिति, प्रदूषण स्रोतों, गंदे पानी के प्रवेश और अतिक्रमण की सूची सहित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अदालत ने कहा कि गैडीसर झील केवल जल स्रोत ही नहीं बल्कि जैसलमेर की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन का केंद्र है, इसलिए इसका संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण रोकने, सीवरेज लाइन सुधारने, वर्षा जल संचयन को पुनर्जीवित करने और झील के आसपास पर्यावरणीय नियमों का सख्ती से पालन कराने से इसे बचाया जा सकता है। स्थानीय लोगों ने भी अदालत के हस्तक्षेप का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। यदि समय रहते झील का संरक्षण नहीं किया गया तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर सांस्कृतिक क्षति साबित हो सकती है। नशा मुक्त भारत अभियान तेज। राजस्थान में नशा मुक्त भारत अभियान को गति देते हुए पीपाड़ शहर, मंडरायल और कई अन्य स्थानों पर बड़े पैमाने पर सामूहिक शपथ समारोह आयोजित किए गए। नगर पालिका कर्मचारियों, स्कूलों, कॉलेजों और स्थानीय नागरिकों ने तंबाकू, शराब और अन्य नशे से दूर रहने की शपथ ली। अभियान का उद्देश्य युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकना और समाज में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। अधिकारियों ने बताया कि अभियान के तहत जागरूकता रैलियां, आर्ट प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक और सोशल मीडिया कैंपेन चलाए जा रहे हैं। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मिलकर ऐसे क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रख रहे हैं जहां अवैध नशे का कारोबार होने की आशंका होती है। विशेष रूप से तंबाकू नियंत्रण पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि युवा वर्ग में गुटखा और सिगरेट की बढ़ती आदत समाज के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। अभियान के दौरान लोगों को बताया गया कि नशा न केवल आर्थिक हानि पहुंचाता है बल्कि परिवार और सामाजिक जीवन को भी बर्बाद कर देता है। राजस्थान सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक नशा मुक्त समाज की दिशा में महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हों। सामूहिक शपथ कार्यक्रमों को देखते हुए ये स्पष्ट है कि जनता में भी इस बदलाव की इच्छा बढ़ रही है। सचिन पायलट ने टोंक को दी पुल की सौगात। टोंक जिले के विकास के लिए बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने 135 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले टोंक गहलोत मार्ग पर बनास नदी पुल के निर्माण की शुरुआत की। लगभग 3 किलोमीटर लंबा ये पुल क्षेत्र के दर्जनों गांवों के लिए परिवहन का नया मार्ग खोलेगा। फिलहाल इन गांवों को शहर तक पहुंचने के लिए लगभग 35 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। पुल बनने से न केवल दूरी कम होगी बल्कि समय और परिवहन लागत दोनों में भारी कमी आएगी। सचिन पायलट ने कहा कि ये परियोजना लंबे समय से स्थानीय लोगों की मांग थी। बरसात के मौसम में बनास नदी में पानी बढ़ने के कारण आवागमन बंद हो जाता था, जिससे छात्रों, किसानों और व्यापारियों को भारी परेशानियां होती थीं। पुल बनने से टोंक, देवली, ओनियारा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क मजबूत होगा। इससे कृषि उत्पादों की आवाजाही सुगम होगी और स्थानीय बाजारों को नई गति मिलेगी। परियोजना में अत्याधुनिक निर्माण तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिससे पुल की मजबूती और दीर्घायु सुनिश्चित हो सके। स्थानीय लोगों ने इस कार्य की शुरुआत का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि पुल समय पर पूरा होगा तो क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास नई दिशा ले लेगा। करनीसर भटियान में 450 मेगावाट पीक सोलर प्रोजेक्ट कमिश्निंग। बीकानेर जिले के करनीसर भटियान में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने एनएचपीसी द्वारा विकसित 450 मेगावाट पीक सोलर प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक कमीशन कर दिया है। ये परियोजना राजस्थान की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। राजस्थान देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले से ही अग्रणी है। करनीसर की भौगोलिक परिस्थितियां, उच्च तापमान, साफ आसमान और साल भर धूप इस क्षेत्र को बड़े पैमाने पर सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए आदर्श बनाती हैं।
इस परियोजना से सालाना करोड़ों यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन होगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी। परियोजना का संचालन स्वतः नियंत्रित मॉड्यूल, ट्रैकिंग सिस्टम और आधुनिक तकनीक पर आधारित है, जिससे ऊर्जा दक्षता अधिकतम स्तर पर बनी रहती है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इस प्रोजेक्ट से बड़ा लाभ मिला है। निर्माण के दौरान सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला और परियोजना के संचालन एवं रखरखाव में भी रोजगार सृजित होंगे। प्रदेश सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को तेजी से बढ़ाना है। इस परियोजना के कमीशन होने से न केवल राजस्थान बल्कि राष्ट्रीय ग्रिड को भी सस्ती और स्थायी ऊर्जा उपलब्ध होगी। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि राज्य इसी गति से सौर परियोजनाएं स्थापित करता रहा तो भारत को 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में बड़ी मदद मिलेगी।